नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। मैं कनॉट प्लेस में हूं। कनॉट प्लेस की ये चकाचौंध जिन लोगों ने देखी है, जो लोग दिल्ली आए हैं या जिन्होंने कैमरे पर भी इस चकाचौंध को देखा है, वो लोग हमारी पहली खबर देखने के बाद ये ज़रूर सोचेंगे कि ये चमक जो है अगले कुछ दिनों के लिए कुछ बुझी बुझी सी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी तर्ज पर, महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान अंदर बाहर के ट्रैफिक पर रोक नहीं होगी। ज़रूरी सामान की सप्लाई सेवाएं जारी रहेंगी। ई पास के जरिए दुकानदारों को अनुमति होगी। साथ ही रात में टीका लगवाने के लिए ई पास जरूरी होगा। दिल्ली में पिछले साल जो लगा था वो लॉकडाउन था, जो इस साल लगा है ये नाइट कर्फ्यू है। तो नाइट कर्फ्यू के बारे में दिल्ली के आम लोग और दिल्ली के व्यापारी क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। ठीक रहेगा सर, सही। जिस तरह केस फैल रहे हैं, हाँ। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा हो गया तो यहाँ पे भी ठीक है। 10 हाँ, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। यहाँ पे दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। क्या करेंगे लगा के? वहाँ बॉर्डर पे जाके देखो, ऐसे भिड़ रहे हैं। मेट्रो में जाके देखो, चिपक रहे हैं। क्या करोगे लगा के? वैसे भी काम वाम में दिक्कत आ रही है और ज़्यादा कर्फ्यू लग रहा है। किराया निकलना भारी हो रहा है। 3-3 लड़के लगा है। अच्छा, कुछ दिक्कत, बहुत दिक्कत है। नाइट कर्फ्यू ठीक ही है, एक तरह से देखा जाए। जैसे कोरोना बढ़ रहा है, हाँ, उस तरह से देखा जाए तो ठीक ही है। जो भी गवर्नमेंट लेगी जायज़ फैसला ही लेगी। वैसे कोरोना बढ़ रहा है तो जहाँ तक जितना है उचित बन सके दूरी बनाए रखें और मास्क जरूरी लगाएं। नहीं जी, ये तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, हम सबके लिए, बच्चे के लिए भी ये अच्छा है, सभी के लिए बेहतर है। हाँ। रात को लोग इधर उधर घूमते हैं दारू पी के, हाँ, इधर उधर दंगे फसाद करते हैं, इनके लिए ठीक ही है ये चीज़। तो दिन में रात में कर्फ्यू लगना तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बेकार फैसला है सरकार का। नाइट में निकल कौन रहा है? हाँ, नाइट में तो निकलता ही नहीं है, दिन में सोचते हो कुछ होता भी। हाँ, अच्छा फैसला है, मतलब सिक्योरिटी रीजन से देखा जाए तो अच्छा तो फैसला ही है। ठीक, फैसला ठीक लग रहा है। मुझे तो ठीक लग मतलब रहा है। इससे आपको लगता है मुझे नहीं कि लगता रात को घूमने की जरूरत पड़ती है दिल्ली में लोगों को। सर हमारा तो इन लोगों ने बिज़नेस, हमारे लिए नाइट कर्फ्यू नहीं है, लॉकडाउन ही है। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो रात का बिज़नेस है। अपने अपने घर पहुंचना होगा तो 9 बजे तो रेस्टोरेंट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, अब 9 बजे रेस्टोरेंट बढ़ाने के लिए मेरे को 8 बजे लास्ट ऑर्डर लेना होगा। 8 बजे किसका लास्ट ऑर्डर लूँगा जब लोग ही नहीं आएंगे? तो लोग अपने अपनी दुकानों से ही 8 बजे निकलते हैं। देखिए असर तो पड़ेगा, मगर जान है तो जहान है। हाँ। हम तो ये कहेंगे सरकार जो भी फैसले की उसके सर फैसले के साथ हैं। 10 बजे नाइट कर्फ्यू लगने से 9 बजे तक सारे शो वाइंड अप करना पड़ेगा कि लोग भी, हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ सेफली घर तक पहुंच जाएं। तो फुटफॉल पे तो काफ़ी असर आएगा, रिटेल कस्टमर का सेंटिमेंट भी हिट होगा। बट जैसे विक्रम जी ने कहा कि जान है तो जहान है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से कई फैसले लिए गए हैं। जैसे रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दिन में 144 धारा लागू की गई है। मैं जहां पर दादर में मौजूद हूं, अभी फिलहाल जो बीचेस आप देखेंगे उसे बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके साथ ही वीकेंड में लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। तो इससे हुआ ये है कि जो दूसरे राज्य से यहाँ पर काम करने आए मजदूर हैं वो डर गए हैं। पिछले साल के लॉकडाउन की तरह उन्हें कहीं डर है कि वापस से लॉकडाउन ना हो जाए। कई लोग वापस पलायन भी कर चुके हैं, तो कुछ लोग अपने वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने आज भिवंडी में जाकर इसी तरह से कुछ मजदूरों से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। भिवंडी में इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर पावरलूम इंडस्ट्री है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे जगह से जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पिछले साल जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, कोई पैदल, कोई बस से, कोई ट्रक से, किसी भी तरह से वो अपने गांव की ओर गए थे। अब जिस तरह से एक बार फिर से लोगों के मन में डर बन रहा है, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोग क्या सोच रहे हैं। पिछली बार आप लॉकडाउन में कैसे गए थे? गांव गए थे? पिछली बार गाँव गया था। कैसे गए? ट्रक से गया था। 1 साल से तो एकदम बेकार ही चल रहे हैं, कोई काम का नहीं, हम लोग बचे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कोई धंधा पानी नहीं है। आप लोग भी विचार बना रहे गाँव जाने का, क्या कर रहे हैं? गाँव यहाँ भूखा नहीं मरूंगा। अगर चलेगा तो चलाऊंगा, नहीं चलेगा तो भूखा नहीं मरूंगा, गाँव चला जाऊंगा, क्या करूंगा। और गाँव में भी उतनी औकात नहीं है कि मैंने बैठ कर खा सकते हैं। अभी जाएंगे तो वही खाना पीना पड़ेगा। घर पे खेत बाड़ी है ही नहीं, यहाँ पे कमाते खाते हैं। घर जाके कौन फायदा मिलेगा? धंधा काम चालू रहेगा, काम करेंगे। क्या आपके उधर से मजदूर गए हैं, जाने का विचार कर रहे हैं, क्या हो रहा है? और तो काफ़ी समझ लो 50% जा चुके हैं। अभी सिर्फ दिन चल रहा है, रात में नहीं चलाते कारीगर।
अभी हमारी हालत ऐसे हो गई है कि हम हर तरीके से परेशान हैं। अभी लेकिन यानी हम आपको कारीगर को नहीं संभाल सकते जी। तो अब कारीगर तो अब कोई हाल में रुकना नहीं चाहते। अब कोई फैमिली से रहता है, कोई छड़े से रहता है, बिस्सी में खाते हैं, बिस्सी बंद हो जाएगी, होटल तो बंद ही हो जा रही है रात में। मेरे पास समझ लो जो 30 कारीगर थे उसमें से 15-20 चले गए हैं। हाँ चले गए, और जो है अभी 10-12 बचे हैं वो भी सिर्फ एक ड्यूटी चला रहे हैं। यूपी के बाहुबली विधायक हैं मुख्तार अंसारी। यूपी पुलिस उनको पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी के बांदा की जेल में ले जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच में एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में ले जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की बांदा जेल ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। इस बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। याचिका में मुख्तार की पत्नी ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ट्रांसफर करने और कोर्ट में पेशी समेत अन्य मौकों पर सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश देने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया जा रहा है। इसके पहले इतनी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था किसी भी माफिया की जेल शिफ्टिंग के लिए नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी तकरीबन 2 साल पहले पंजाब की जेल में बंद हुए थे और 2 साल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो बांदा जेल उनको लाया जा रहा है। इसके लिए बेइंतहा सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 100 से ज़्यादा पुलिस वाले पंजाब गए हुए हैं जो उनको लेकर के वहाँ से आ रहे हैं। मुख्तार की गाड़ी बीच में चलेगी, पुलिस की बाकी गाड़ियाँ मुख्तार की गाड़ी के पीछे, उसकी गाड़ी के आगे, गाड़ी के दाहिने और बाईं तरफ चलेंगी। इसमें तमाम जो सिक्योरिटी वाले गए हैं उनका अलग से चुनाव किया गया है और कुछ खास सिक्योरिटी वालों की ड्यूटी इस मुहिम में लगाई गई है। इस पूरे काफिले में एक एम्बुलेंस साथ में चलेगी। तकरीबन 900 किलोमीटर का रास्ता यूपी से जितना होकर के गुजरता है उन सारे ज़िलों में सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। उस रोड के ऊपर उस ज़िले की सुरक्षा व्यवस्था होगी और उस ज़िले के जो एसपी एसएसपी हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी उस काफिले को अपने ज़िले से सही सलामत बाहर निकालना। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है कि कोई माफिया सरगना किसी जेल में बंद होता है या कोई बड़ा आदमी किसी जेल में बंद होता है तो उसके गुर्गे और उसके अपने लोग उसके आसपास अपार्टमेंट्स वगैरह ले करके हथियार बंद होकर के वहाँ पे रहते हैं। तो इस वजह से इस तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा रहे हैं। मुख्तार के ऊपर यूपी और आसपास के स्टेट्स में 52 आपराधिक मुकदमे कायम हुए हैं। 15 आपराधिक मुकदमों में उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी ज़रूरत है जिसमें सुनवाई हो रही है। मुख्तार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अदालत इस बात की गारंटी दे कि उनके पति की जान की सुरक्षा की जाए और रास्ते में किसी तरह का खतरा ना हो। तो इस तरह से ये सबसे अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया को पंजाब से यूपी लाया जा रहा है। लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं कृषि कानून के खिलाफ बीते 4 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को जुटाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पंचायत कर रहे हैं। आज जब वो हापुड़ पहुंचे तो किसानों ने बग्गी पर बिठाकर उनका स्वागत किया। राकेश टिकैत ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार चुनाव में व्यस्त है, वो दिल्ली में नहीं है। ये बुक्की से जाने का क्या मतलब हुआ? अरे रुको, ये बुक्की से ही आंदोलन चलेगा, बैल से आंदोलन चलेगा। ये बैल से चलेगा? बैल से चलेगा। तो पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत अरे चुनाव तो लोग ये बोल रहे हैं कि पंचायत के चुनाव के चलते आप हापुड़ में यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं। और पंचायत क्यों ना करे? कोई बैन है कोई वोट पे? लोग ये कह रहे हैं कि पंचायत के चुनाव के चलते आप पंचायत का चुनाव तो
इंडिपेंडेंट चुनाव होता है जो चुनाव लड़ता है, ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं होता, ये तो इंडिपेंडेंट चुनाव होता है जो लोग काम करते हैं, ये तो उनका चुनाव होता है। अच्छा, अलवर में आपके ऊपर में हमला हुआ, आपने जगह जगह पर पंचायत की, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पड़ जाएगा, लगेगा सरकार पर असर पड़ने में 1 आध महीना लगेगा, 1 आध महीने और लगेगा। तो अभी इसी तरीके से आंदोलन चलेगा, भीड़ कम हो रही है, लेकिन आपकी भीड़ जब सरकार ही नहीं है दिल्ली में, जब सरकार आ जाएगी भीड़ भी आ जाएगी। अच्छा, तो सरकार कहाँ है? सरकार तो बंगाल में चुनाव लड़ेगी। आप आज का एजेंडा रहेगा, फसलों के रेट मिले, 3 बिल वापसी हो, और जो ये MSP है इस पे कानून बने, यहाँ के भी जो सब्जी का किसान है उसको लाभ हो, दूध के किसान को लाभ हो। ये है राकेश टिकैत जी जो कि कह रहे हैं कि पंचायत का एजेंडा इस बार MSP और गेहूं के दाम होंगे। तो अब देखना है, पंचायत अभी शुरू होने वाली है। बुग्गी से राकेश टिकैत जा रहे हैं पंचायत स्थल तक, और तमाम सारे जो किसान हैं वो इस कड़ी धूप में राकेश टिकैत को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। हापुड़ से मनोज ठाकुर और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। फिलहाल मैं मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हूं और आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, यही नज़ारा देखने के लिए यहाँ के बीचेस पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 30 अप्रैल तक इसे बंद कर दिया गया है। शरद, दिल्ली में फिलहाल क्या हाल है? जैसा कि मैं दिखा रहा था कि ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है और ये रात में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चमकता है, इसकी चकाचौंध सबको प्रभावित करती है, अपनी ओर खींचती है। साथ ही साथ ये क्यू भी देखिए, ये मेट्रो स्टेशन है, लोग मेट्रो में चढ़ने के लिए इस समय लाइन लगाए हुए हैं। ये कोरोना काल की तस्वीर है, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर इस तरह की लाइन नहीं देखी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब सख्ती ज़्यादा हो रही है। और आज दिल्ली के अंदर ऐसा भी मौका आया जब 4 मेट्रो स्टेशन को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो पिछले दिनों में ये सब स्थिति नहीं देखने को मिली थी, इस वजह से भी ये हालात बने कि दिल्ली के अंदर अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो सब लोग सावधानियां बरतें ताकि सोहित के शहर मुंबई की तरह और मेरे शहर दिल्ली की तरह में जिस तरह नाइट कर्फ्यू लगा है बाकी जगह ना लगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे बंगाल जहां आज वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में आज मतदान का काम पूरा हो गया। असम में 3 चरणों में वोट पड़े, जबकि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में ही आज मतदान का काम पूरा हो गया। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में आज 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। 31 सीटों पर 205 उम्मीदवार मैदान में थे। आज जो प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे उनमें राज्यसभा सदस्य रहे स्वपन दास गुप्ता, टीएमसी की मंत्री आशिमा पात्रा और सीपीएम नेता कांति गांगुली शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण के लिए चुनाव खत्म हो चुके हैं और ये चुनाव इसलिए अहम है कि पिछली बार जब 2016 में चुनाव हुए थे तो इन 31 सीटों में से 29 सीटें जो है तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। वहीं 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 1 सीट जो है वो तारकेश्वर की सीट, उस पर बीजेपी को 4000 वोटों की बढ़त थी, जहां से कि अभी स्वपन दास गुप्ता लड़ रहे हैं। यदि तृणमूल कांग्रेस को अपना किला बचाना है तो उनको इस तीसरे फेज के चुनाव में काफ़ी अच्छा करना होगा, यानी 31 में से 29 और 29 नहीं आते तो कम से कम उसके आसपास की सीटें उनको जीतनी होगी, तभी तृणमूल कांग्रेस अपना किला जो है बचा सकती है। वहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि वो और अच्छा करे जिससे कि उनके लिए उम्मीद बरकरार रहे। लेकिन यहाँ पर इस फेज के चुनाव में ISF जो कि तीसरा मोर्चा बना है, जिसमें कांग्रेस है और सीपीएम है और ISF है, वो भी 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे, क्योंकि जो गांव के इलाकों में मैं घूम के आया हूं तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट के भी पोस्टर हमें दिखाई दिए हैं। शहरों में ज़रूर बीजेपी के जो झंडे दिखाई दिए, लेकिन जो मुकाबला काफ़ी कांटों का है और ये तीसरा चरण तय करेगा कि ममता बनर्जी एक बार फिर राइटर्स बिल्डिंग जाती हैं या नहीं। कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए। तो वहीं आज देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप मुझे और दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा को दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।